दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस सरकारी आदेश की, जिसके अनुसार अब सरकारी अफ़सर आरएसएस में भाग ले सकेंगे। उन ये बंदिश जो थी सरकारी अधिकारियों की आरएसएस में भाग न ले सकने की, ये बंदिश पिछले 50 साल से ऊपर से चालू थी। बीच में बहुत सारी सरकारें आई, गई, पर किसी ने इस बंदिश को नहीं हटाया। नरेंद्र मोदी जी भी पिछले 10 साल से ज़्यादा सत्ता पे हैं, पर उन्होंने अभी तक इसको नहीं निकाला था। इसी मौके पे उन्होंने निकाला। ये क्या है? ये आदेश क्या है? और सरकारी अधिकारियों पर इसमें आरएसएस के काम में भाग लेने पर बंदिश क्यों थी? बंदिश इसलिए थी कि आरएसएस अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, और इसका जुड़ाव ऐसी कई गतिविधियों से है जो राजनीतिक है। और पहले हम आरएसएस को समझ लें। आरएसएस अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, पर इसके जो पूरे क्रियाकलाप हैं, वो यहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगर हम शुरू से देखें, तो उनकी जो प्रार्थना है, उनकी प्रार्थना में भी हिंदू राष्ट्र की बात की है। उनकी जो प्लेज है, प्लेज में भी यही कहा गया है कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए काम करूँगा, और उसमें भारत के संविधान का किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं। और इन्होंने ये जो अपने कार्यकर्ताओं को, जिनको स्वयंसेवक कहते हैं और ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद प्रचारक कहते हैं, उनको भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि एक हिंदू राष्ट्र है। और इसी के चलते पहले हम बात करते हैं कि जैसे नाथूराम गोडसे, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, और कई सबूतों के अनुसार, जैसे उनके भाई गोपाल गोडसे की बायोग्राफी में वो लिखते हैं कि हम सब भाई आरएसएस से जुड़े हुए थे और हमने आरएसएस कभी नहीं छोड़ा था। तो आरएसएस उस समय छूट गया इस आधार पे कि भाई, ये आरएसएस के पास कोई सदस्यों की कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसलिए आरएसएस के ऊपर से ये जो मुकदमा था उस प्रकार से नहीं चल पाया। पर फिर भी उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े-बड़े नेता थे, उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या कहा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आरएसएस तो दावा करता रहता है, और उस वो कई बार सांप्रदायिक दंगों में भी सक्रिय होता है। जो पार्टीशन के बाद बहुत सारे रिफ्यूजी भारत में आए, उनके बीच में भी इसने काम किया। उसके बीच में उन्होंने रिहैबिलिटेशन का काम किया, पुनर्विवास का काम किया। साथ ही साथ उनके बीच में उन्होंने नफ़रत फैलाने का भी काम किया। ये बात मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? इसके लिए मैं सरदार पटेल के एक पत्र का उल्लेख करूँगा। सरदार पटेल लिखते हैं कि एक सकारात्मक काम करने में कोई समस्या नहीं है, पर नफ़रत फैलाने में बहुत समस्या है। सरदार पटेल फिर लिखते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस और हिंदू महासभा का एक इनका रोल रहा है। और खास तौर से वो कहते हैं कि आरएसएस ने जिस प्रकार से नफ़रत का वातावरण पैदा किया, उसके कारण ही ये हत्या हो पाई। तो ख़्याल कीजिए, आरएसएस नफ़रत फैलाता है, नफ़रत के आधार पे हिंसा होती है, ये बात सरदार पटेल कह रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो कहते हैं कि आरएसएस एक गुप्त संगठन है, गुप्त रूप से काम करता है, और इसके तरीके फाशीवादी राजनीति से मिलते हैं। यही बात जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं कि आरएसएस फाशीवादी विचारों से प्रभावित है, और महात्मा गांधी ने भी इस बात को रेखांकित किया। एक बार वो वाघा बॉर्डर पे जा रहे थे, और ये बात मैं प्यारेलाल की जीवनी से बता रहा हूँ। प्यारेलाल की जीवनी में प्यारेलाल बताते हैं कि एक बार महात्मा गांधी अपने पूरे एंटूरेज के साथ, पूरे ग्रुप के साथ वाघा बॉर्डर पे जा रहे थे, जहाँ आरएसएस के कार्यकर्ता रिफ्यूजीज के बीच में काम कर रहे थे। तो किसी ने गांधी जी का ध्यान दिलाया कि देखिए, ये कार्यकर्ता कितने अनुशासन वाले हैं, कितनी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। तो गांधी जी जवाब देते हैं, इसी प्रकार का अनुशासन नाज़ियों में भी था, इटली के फ़ाशिस्ट में भी था, और जर्मनी के नाज़ियों में भी था। तो ये 4 बड़े नेताओं का मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, उसके पूरे रेफ़रेंसेस मौजूद हैं। अब इसके बाद इसने अपने प्रचारकों को तैयार किया, और ये प्रचारकों को 2 प्रकार से काम करने के लिए भेजा गया। वो ऐसा बताते हैं कि इन संगठनों का जो इन प्रचारक जिसमें काम करते हैं, इन संगठनों का आरएसएस से डायरेक्ट संबंध नहीं है। पर उनकी जो पूरी
कोऑर्डिनेशन होता है। साल में ये सब एक बार मिलते हैं संगठन के लोग, जैसे अलग-अलग संगठन हैं, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, ऐसे करीब 100 के ऊपर संगठन हैं, जो ये जिसमें इनके कार्यकर्ता मुख्य रूप से काम करते हैं। वो साल में एक बार मिलके अपना कोऑर्डिनेशन, संयोजन एक-दूसरे के काम के साथ करते हैं। पर आरएसएस का दावा है कि ये राजनीतिक संगठन नहीं है। अब इन्होंने पहला राजनीतिक संगठन जो फ्लोट किया था डायरेक्टली राजनीतिक, सीधे रूप से राजनीतिक, वो था भारतीय जनसंघ। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर आरएसएस ने इस संगठन को खड़ा किया, भारतीय जनसंघ को खड़ा किया। उसने चुनाव लड़े और उसमें बाद में भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गया। उसने फिर ये जयप्रकाश नारायण का आंदोलन ज्वाइन किया, आरएसएस ने भी ज्वाइन किया और उसके बाद इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में आरएसएस ने इमरजेंसी का समर्थन किया और भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया। अब जब जनता पार्टी में ये शामिल हो गया, तो जनता पार्टी के कई सदस्यों ने कहा कि आप दोहरी सदस्यता नहीं रख सकते, आरएसएस जनसंघ के प्रति और जनता पार्टी के प्रति। तो इन्होंने कहा भाई आरएसएस जनसंघ को छोड़ने का तो कोई सवाल नहीं है, तो ये उससे अलग हो गए, जनता पार्टी टूट गई और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो इस पर भी अभी तक अगर आप देखें, तो जेपी नड्डा ने कहा कि अभी हमें आरएसएस की मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सक्षम हो गए। यानी क्या? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के काम में आरएसएस पूरी तौर से मदद करता था और ये एक राजनीतिक एजेंडा है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से ये राजनीतिक चलता है और उसी के चलते पिछले 10 साल में तो मोहन भागवत ने कुछ नहीं कहा। अब जब चुनाव के नतीजे इनके अनुकूल नहीं आए हैं, तो ये भागवत थोड़ी-सी आलोचना करने लग गए हैं नरेंद्र मोदी की, कि भाई कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, देवता समझता है, भगवान समझता है। ये इशारा मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी की तरफ ही था। ये नरेंद्र मोदी की थोड़ी आलोचना करने लग गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक अथॉरिटेरियन मतलब तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और पिछले 10 साल में उन्होंने जी भरकर अपने आप का इमेज खड़ा करने के लिए पूरी कोशिश की है और आरएसएस को लगता है कि इस प्रकार इमेज खड़ा करने से और खास तौर से बड़े-बड़े दावे करने से, जैसे अब की बार 400 पार का जो दावा था, इससे बीजेपी की इमेज खराब होगी समाज के बड़े तबकों में, इसलिए मोहन भागवत इनकी आलोचना कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये देखिए, क्या भारत की संस्कृति में आरएसएस का कोई योगदान है? अब जैसे सरदार पटेल कहते हैं, इन्होंने नफ़रत फैलाई, नफ़रत के कारण ही हिंसा होती है। तो क्या हिंसा को फैलाना ये भारतीय संस्कृति में इनका योगदान है? क्या नफ़रत को फैलाना ये भारतीय संस्कृति में इनका योगदान है? जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीतिक तौर से ये पूरी तौर से सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो और दूसरे जो संगठन हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक काम करते हैं। तो कहने को ये कल्चरल संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, पर वास्तविक में ये राजनीति को नियंत्रण करने वाला संगठन है। तो इसके ऊपर जो बंदिश लगी हुई थी पिछले 58 साल से, मेरे ख्याल से 58 या 56 साल से, इसी बीच में कौन-कौन सी सरकार आई? इसी बीच में मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने ये नहीं उठाया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, 13 दिन के लिए, 13 महीने के लिए और फिर साढ़े 4 साल के लिए, उन्होंने भी इस पे बंधन नहीं उठाया। नरेंद्र मोदी भी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इन 10 सालों में ये प्रतिबंध नहीं हटाया। तो अभी उठाने का क्या मतलब है? अभी उठाने का मतलब साफ है, थोड़ा-सा आरएसएस का तुष्टीकरण करना, क्योंकि आरएसएस भाजपा खास तौर से नरेंद्र मोदी से थोड़े नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चीज़ों को रखा, तो वो नाराज़गी उनकी है। तो उनकी नाराज़गी को थोड़ा शांत करने के लिए ये इस प्रकार का प्रतिबंध हटा रहे हैं और ये प्रतिबंध हटाना देश के लिए काफ़ी खराब है, क्योंकि आरएसएस का जो पूरा ट्रेनिंग है, वो भारतीय संविधान के मूल्यों के विरोध में है। वो हिंदू राष्ट्र के लिए है, जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्रवाद को मानता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत छोर हैं। तो मुझे लगता है सरकार का ये निर्णय गलत है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद होकर संज्ञान लेना चाहिए।
या सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना चाहिए और इसका पूरा विरोध करने की ज़रूरत है। ये बताने की ज़रूरत है कि आरएसएस राजनीति का नियंत्रक संगठन है, इसीलिए इसको मात्र सांस्कृतिक संगठन कहना गलत। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी भी ये बात ठीक लगेगी। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।